प्रशांत जी, ये जो घोटाला है, इस साफ तौर पर क्या लगता है कि ये रिश्वत का मामला है कि इसके पीछे कोई और बड़ा खेल लगता है आपको? नहीं, रिश्वत नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जो हैं अपनी ही कंपनियों को या अपनी बीवी की कंपनियों को या अपने बेटे के कंपनियों को या अपने भाइयों की कंपनियों को सारे ठेके देते जा रहे हैं। हर तरह से देश को लूटा जा रहा है, देश को पूरा खोखला कर दिया गया है। देश आज कर्ज में डूबा हुआ है। कम से कम 50 लाख करोड़ का कर्जा जो है पिछले 10 साल में मोदी काल में हिंदुस्तान के ऊपर डाल दिया गया। कई ठेके ऐसे ही फर्जी टेंडर दिखा कर दिए जाते हैं। दो लोग टेंडर भरते हैं, दोनों में फर्क 2 रुपए का होता है। एक आदमी भरता है कि भाई मैं 2 रुपए ज्यादा लूंगा, दूसरा इनका रिश्तेदार भरता है कि मैं 2 रुपए कम लूंगा, और उस आधार पर इन्हीं की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। जो ये चावल डिस्ट्रीब्यूट करते ठेके ऐसे ही फर्जी टेंडर दिखा कर दिए जाते हैं। दो लोग टेंडर भरते हैं, दोनों में फर्क 2 रुपए का होता है। एक आदमी भरता है कि भाई मैं 2 रुपए ज्यादा लूंगा, दूसरा इनका रिश्तेदार भरता है कि मैं 2 रुपए कम लूंगा, और उस आधार पर इन्हीं की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। जो ये चावल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसका ये दिखाया कि चावल का ट्रांसपोर्टेशन हेड लोड से हो रहा है बजाय कि गाड़ियों से। तो उसका पर केजी पर किलोमीटर कॉस्ट जो दिखाया, वो अगर गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते हो उससे 100 गुना। वहां तो सारे ही ठेके करीब करीब हर डिपार्टमेंट के, खासकर पीडब्ल्यूडी के, करीब करीब सारे ही ठेके इन्हीं के रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। अगर पूरे अरुणाचल में देखे जाएं तो हजारों ऐसे होंगे। यही कई 100 करोड़ के ठेके थे जो कि इनके रिश्तेदारों को एक ही डिस्ट्रिक्ट के कुछ ही साल के दिए गए। सब इन्हीं की कंपनियां हैं। कोई इनके भाई के नाम से चलती है, कोई इनके वाइफ के नाम से चलती है, कोई इनके बेटे के नाम से चलती है, कोई दूसरे रिश्तेदारों के नाम से चलती है, नजदीकी रिश्तेदारों के नाम से। नुकसान तो राज्य का हो रहा है, पैसा तो राज्य का लूटा जा रहा है, और उसका सारा फायदा मुख्यमंत्री को हो रहा है। इसीलिए उसके जो एसेट्स हैं, कुछ 8-10 करोड़ से बढ़कर अब सैकड़ों करोड़ हो गए हैं पिछले ही कुछ सालों में। नहीं, ये तो एक फर्क तरह का मॉडल है कि जहां पर मतलब छाती ठोक के भ्रष्टाचार किया जा रहा है ना। ये कहा जा रहा है कि हाँ, हमने अपनी कंपनी को दिया, लेकिन हमने टेंडर निकाल कर दिया, जबकि हम देखते हैं कि वो फर्जी टेंडर होता है, एक ही दूसरी कंपनी पार्टिसिपेट करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हमारे साथ प्रशांत भूषण जी हैं। वो वकील जो सत्ता से डरते नहीं बल्कि सत्ता को कानून से डराते हैं। आज हम अरुणाचल में जो ठेका घोटाला और तमाम भ्रष्टाचार है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, उस पर पूरा विस्तार से और आम जन की आवाज में कुछ सवाल करेंगे। तो प्रशांत जी, सबसे पहले आपका राजनीतिक पोल खोल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। प्रशांत जी, ये जो घोटाला है, इस साफ तौर पर क्या लगता है कि ये रिश्वत का मामला है कि इसके पीछे कोई और बड़ा खेल लगता है आपको? नहीं, रिश्वत नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जो हैं अपने ही अपनी ही कंपनियों को या अपनी बीवी की कंपनियों को या अपने बेटे के कंपनियों को या अपने भाइयों की कंपनियों को सारे ठेके देते जा रहे हैं। या अरुणाचल प्रदेश की सरकार इन्हीं के सब मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को सब ठेके देती जा रही है। कई ठेके तो बगैर टेंडर के दिए जाते हैं, और कई ठेके ऐसे ही फर्जी टेंडर दिखा कर दिए जाते हैं। दो लोग टेंडर भरते हैं, दोनों में फर्क 2 रुपए का होता है। एक आदमी भरता है कि भाई मैं 2 रुपए ज्यादा लूंगा, दूसरा इनका रिश्तेदार भरता है कि मैं 2 रुपए कम लूंगा, और उस आधार पर इन्हीं की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। ये हो रहा है। इसमें रिश्वत की क्या बात है? उसमें तो सीधे ठेके ही उनको दिए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको इस मामला आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो शंका हुआ, जो आपको लगा कि इसमें पूरा सब गड़बड़ हो रहा है, तो वो पहली नजर में क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? ये तो वहीं के लोग आए थे, अरुणाचल प्रदेश के लोग, और उन्होंने बताया। एक्चुअली एक केस हाई कोर्ट से उठकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें इन्होंने जो ये चावल डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसका ये दिखाया
कि चावल का ट्रांसपोर्टेशन हेड लोड से हो रहा है बजाय कि गाड़ियों से, तो उसका पर केजी पर किलोमीटर कॉस्ट जो दिखाया वो अगर गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते हो उससे 100 गुना। तो जहां रोड थी, जहां गाड़ी से ले जाया जा सकता था, वहां पर भी ये दिखा दिया कि भाई हेड लोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और 100 गुना पैसा दे दिया। और पूरा ठेका भी उसी कंपनी को दिया गया जो इनके रिश्तेदारों की कंपनी थी, इन्हीं की कंपनी थी। तो वो तो चावल का घोटाला था। बहुत सारी चीजें थी उस पिटिशन में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिर में बोला कि सीएजी इसको देख ले। सीएजी ने देखकर भी उसमें बहुत सारी खामियां पाई। कुछ चीजों में तो ये बोल दिया कि भाई हमको ये पता नहीं है कि वहां गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हो सकता था कि हेड लोड से ट्रांसपोर्ट होना जरूरी था, वगैरह वगैरह। लेकिन और बहुत सारी चीजों में उन्होंने बहुत सारी खामियां पाई सीएजी ने। लेकिन उसके बाद फिर ये वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के और लोग आए कुछ, और उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ तो सारे ही ठेके करीब करीब हर डिपार्टमेंट के, खासकर पीडब्ल्यूडी के करीब करीब सारे ही ठेके इन्हीं के रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तो उस पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने, आखिर में मतलब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम लोग, सरकार की तरफ से बोला कि तुम लोग ये एफिडेविट फाइल करके बताओ कि इनके रिश्तेदारों की कौन सी कंपनियां हैं और कौन कौन से ठेके उनको दिए गए। तो उन्होंने सैकड़ों ठेके, इनके रिश्तेदारों की करीब 7 8 10 कंपनियां हैं, बीवी की, बच्चे की, भाई की, वगैरह वगैरह, उन सबको जो ठेके दिए गए उसका जरिया दिया है। लेकिन वो सिर्फ कुछ साल का है और एक ही डिस्ट्रिक्ट का है और सिर्फ पीडब्ल्यूडी का है। अगर पूरे अरुणाचल में देखे जाए तो हजारों ऐसे होंगे, यही कई 100 करोड़ के ठेके थे जो कि इनके रिश्तेदारों को एक ही डिस्ट्रिक्ट के कुछ ही साल के दिए गए। हमें देख रहा था आपकी पिटिशन में लगभग 380 करोड़ रुपए का एक ही जिले का और एक ही परिवार के लोगों को, और बड़ी मजेदार बात, सारी कंपनियां भी एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। जी। हाँ, मतलब सब इन्हीं की कंपनियां हैं। कोई इनके भाई के नाम से चलती है, कोई इनके वाइफ के नाम से चलती है, कोई इनके बेटे के नाम से चलती है, कोई दूसरे रिश्तेदारों के नाम से चलती है, नज़दीकी रिश्तेदारों के नाम से। और कहते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ तो ये ट्राइबल स्टेट है, तो ट्राइबल स्टेट में जिन लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उन्हीं को दिया जाता है। ये कह देते हैं। इसमें क्या लगता है, ये अधिकारियों का रवैया ऐसा है या पूरे अधिकारी भी मुख्यमंत्री और उनके कुनबे के साथ मिलकर ये सब खेल कर रहे हैं, कैसे लगता है? नहीं, ये तो अधिकारी जो हैं सारे मुख्यमंत्री के तहत हैं, उनके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, उनके कहने पर काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री अगर आदेश देता है कि भाई ये ठेका इस कंपनी को देना है, हमारे भाई की कंपनी को या बेटे की कंपनी को या वाइफ की कंपनी को, तो उसको दिया जाता है। अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। मतलब ठेके किसको दिए जाए, फायदा पूरा जो अरुणाचल में बड़े ठेके, जब पीडब्ल्यूडी का भी आपने जिक्र किया, तो इनका अधिकतर लाभ किसके पास जा रहा है? जो आपके पास धरातल से जो चीजें आई हैं, जो तमाम सबूत आए, जिसको लेकर आप कोर्ट में अभी नहीं पैरवी नहीं, कर वो रहे तो देखिए, हैं। वो जो राइस का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था उसी से क्लियर है कि अगर आप 100 गुना पैसा दे देंगे, जितना दिया जाना चाहिए था उससे 100 गुना दे देंगे, और ठेका भी मुख्यमंत्री की कंपनी को दे देंगे, तब तो जाहिर है कि नुकसान तो राज्य का हो रहा है, पैसा तो राज्य का लूटा जा रहा है और उसका सारा फायदा मुख्यमंत्री को हो रहा है। उसीलिए उसके जो एसेट्स हैं, कुछ 8 10 करोड़ से बढ़कर अब सैकड़ों करोड़ हो गए हैं पिछले ही कुछ सालों में, तो हजारों आप करोड़। आपको कुछ अधिकारियों का मामला नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम आप मानते हैं कि करप्ट है वहां पर? हाँ हाँ, वो अधिकारी तो इनके कहने पर काम कर रहे हैं ना। अधिकारी इसमें घूस थोड़ी ले सकते हैं, आप मुख्यमंत्री की कंपनी से थोड़ी घूस ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका क्या समझती हैं इसमें?
ऑब्वियसली मुख्यमंत्री ही करवा रहा है, सारे मंत्री उसी के मंत्री हैं, सारे डिपार्टमेंट उसी के कब्जे में हैं, और सबको ये कह दिया गया है कि भाई सब ठेके सब काम जो है इन्हीं की कंपनियों को दिया जाएगा। ये बाकी राज्यों में जैसे सीबीआई ईडी जहां जाकर के रेड करती है, अरुणाचल के मामले में क्या कारण है कि मोदी सरकार या मोदी सरकार के रहते हुए सीबीआई और ईडी अरुणाचल प्रदेश में हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? अरुणाचल प्रदेश में जो ये मुख्यमंत्री हैं इन्होंने भाजपा के संग गठजोड़ कर लिया है, तो ऑब्वियसली भाजपा नहीं उनको छूना चाहती। भाजपा तो बस ये चाहती है कि भाई हमारे लोग सब जगह सत्ता में रहें, कितना भी लूटें, कितना भी राष्ट्र की संपत्ति की बर्बादी करें, उससे उनको थोड़ी कोई फर्क पड़ता तो है। मोदी सरकार दखल क्यों नहीं देना चाहती? आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, इसीलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी से मिल गया है, भाजपा से मिल गया है, इस वजह से नहीं दखल देना चाहती। आपने अभी बीच में कहा कि कुछ कुछ सबूत आए हैं कि इसी प्रकार के जो जहां गाड़ियों की बजाय आदमियों से ढुलान कराया गया, तो अगर सारी फाइलें गायब कर दी गई हो तो फिर सबूत कैसे जुटाए जा सकते हैं? क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप बहुत शिद्दत के साथ पैरवी कर रहे हैं इस नहीं नहीं, मामले में? वो तो अगर ग्राउंड पर अगर सीबीआई या कोई इन्वेस्टिगेशन करे तो लोग बता देंगे कि भाई यहाँ पर रोड थी, यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन पैदल किया गया, हेडलोड से किया गया, और 100 गुना पैसा इस हिसाब से दे दिया गया कि भाई बेचारा आदमी पैदल चल के 50-50 किलो की बोरी ले जा रहा था, तो उसको हमको तो देना ही पड़ेगा कम से कम 50 रुपए पर किलोमीटर, जबकि अगर आप गाड़ी से भेजते तो उसी की 200 बोरी एक साथ चली जाती। और तो ये ईमानदार अफसर, क्या हम ये माने कि पूरे अरुणाचल में कोई ईमानदार अफसर नहीं है? या अगर ईमानदार अफसर है तो क्या लगता है आपको कि वो चुप क्यों है? दबाव क्या है? किस बात का डर है उनको? देखिए, ये तो हम देख रहे हैं भाजपा का भी यही रवैया हो गया है ना, कि जो भी ईमानदार अफसर अपना अपोज करता है तो उसको बस रूथलेसली सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि चुनाव आयुक्त भी जो थे लवासा साहब, उन्होंने सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर ये बोला कि भाई मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेट किया है, और वो भी डिसेंटिंग नोट में, तो उनको उनकी वाइफ के खिलाफ तरह तरह के केस खोल दिए गए और उनको मजबूर कर दिया गया कि तुम रिटायरमेंट ले लो, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। तो ये तो इस सरकार का देखा हुआ रवैया है ना, और वही मॉडल वो लोग फॉलो करते हैं जहाँ जहाँ इनके लोग हैं। और नॉर्थ ईस्ट में तो खैर बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, वैसे ही बहुत भ्रष्टाचार है, तो वही मॉडल वो आप लोग फॉलो। दशकों से, मैं तो प्रसाद जी देख रहा हूँ 91 से लगभग आपसे जुड़ा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि आपने सैकड़ों मामले उठाए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ये जो अरुणाचल का मॉडल अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी पैरवी भी कोर्ट में कर रहे हैं, ये सिर्फ अरुणाचल तक सीमित है या लग रहा है कि ये अरुणाचल एक हिस्सा है लेकिन लगभग देश इसी ओर बढ़ चुका है? नहीं, ये तो एक फर्क तरह का मॉडल है कि जहाँ पर मतलब छाती ठोक के भ्रष्टाचार किया जा रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि हाँ हमने अपनी कंपनी को दिया, लेकिन हमने टेंडर निकाल कर दिया, जबकि हम देखते हैं कि वो फर्जी टेंडर होता है, एक ही दूसरी कंपनी पार्टिसिपेट करती है, किसी की हिम्मत नहीं है। सबको बोल दिया गया है कि भाई अगर तुम इस टेंडर में हाथ डालोगे तो तुम्हारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या, तुमको यहाँ काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो ये तो एक फर्क तरह का मॉडल है। बाय एंड लार्ज तो हम देख रहे हैं कि देश में जो लूट मची हुई है वो दूसरी तरह की है, कि अपने जो चहेते कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मिडिल मैन हैं, उनको फायदा पहुंचाओ। जैसे कि अनिल अंबानी को रफाइल का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इधर अडानी को सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, लाखों करोड़ का फायदा अडानी को कराया है। तो अडानी को तो ये कह दिया जाता है कि भाई देखो, हम तुमको जब चाहे दबा सकते हैं,
जब हम बोलेंगे तुमको जितना पैसा देना होगा, हमको चुनाव में जितना चाहिए होगा वो तुमको देना पड़ेगा, और वो लोग मानते हैं। आप किसी का 5 लाख करोड़ का फायदा करा देंगे और उससे बोलेंगे कि भाई तुम हमको 10-20 हजार करोड़ दे दो, तो वो दे देगा। तो मॉडल तो इस तरह का चल रहा है, मतलब सब तरह के मॉडल हैं। एक तो वो है अजीत पवार मॉडल कि भाई बेटे ने सरकारी जमीन, हजारों करोड़ की जमीन हड़प ली। दूसरा ये मॉडल है कि गडकरी वाला मॉडल कि भाई ये ये जो इसमें पेट्रोल में एथेनॉल एथेनॉल मिला करके बेचो, और उसके बेटे जो हैं एथेनॉल बनाने की कंपनियां चला रहे हैं, जिनकी कंपनी की वैल्यू कुछ लाख से बढ़कर 1000 करोड़ हो गई यही 2 साल के अंदर। और बड़ी रोचक बात है कि पेट्रोल की कीमत पर बेच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बड़ी मजेदार बात ही है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर तरह के मॉडल चल रहे हैं। पूरे देश को बिल्कुल बेइंतहा लूटा जा रहा है। एक वो पीएम केयर्स फंड बना दिया है जिसमें सारे पब्लिक सेक्टर से, कॉरपोरेट से पैसा ले लेकर वो कहते हैं कि ये तो हमारा प्राइवेट फंड है। जी यानी अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड के नाम से आप फंड चला रहे हैं, आप पब्लिक सेक्टर को कह रहे हैं कि इसमें पैसा दो और उनको देना पड़ रहा है, और फिर कॉरपोरेट से भी उनका सीएसआर बजट उसमें डलवा देते हैं, और फिर कहते हैं ये हमारा प्राइवेट फंड है, हम जिसको जहाँ चाहें खर्च करें, किसी को हम नहीं बताएंगे कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो हर तरह से देश को लूटा जा रहा है, देश को पूरा खोखला कर दिया गया है। देश आज कर्ज में डूबा हुआ है। कम से कम 50 लाख करोड़ का कर्जा जो है पिछले 10 साल में मोदी काल में हिंदुस्तान के ऊपर डाल दिया गया है। कि पीएम केयर का आपने जिक्र किया, पंजाब राहत के लिए हम लोग गए थे, वहां की दशा देखकर हमको भी लग रहा था कि आखिरकार पीएम केयर में जो अरबों अरब रुपए उसमें से क्यों नहीं मदद की जा रही, लेकिन नहीं की गई। आप देख रहे हो। वो तो ये समझते हैं कि हमारा निजी पैसा है, हम जो चाहें उसका करें। ये जो पूरा अरुणाचल का और जो भी देश का भी आपने जिक्र किया, आखिरकार अरुणाचल के नागरिक या देश के नागरिकों को करना क्या चाहिए? नहीं, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। लोगों को इस सब लूट के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि ये लोग सब जगह धारा 144 लगा लगा कर लोगों को, जैसे ही लोग सड़कों पर आते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, परमिशन नहीं देते। यहाँ तो दिल्ली पोल्यूशन के खिलाफ भी जो प्रोटेस्ट इंडिया गेट में हुआ उसकी भी परमिशन नहीं दी, लोगों को पकड़कर ले गए कहाँ, बवाना, नरेला वगैरह डिटेन करके ले गए। तो ये सब हो रहा है, लेकिन आखिर में देखिए होएगा वही जो इवेंचुअली बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में हुआ। सब जगह, चाहे वो श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश, जब पानी जो है नाक के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसका कोई और विकल्प नहीं बचता। लोग सड़कों पर उतरते हैं, फिर आप उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, फिर उसके बाद फिर दंगे होते हैं। यही यही सारे दुनिया में देखा जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान में ये नहीं बंद हुआ तो इसी की तरफ हिंदुस्तान को ढकेला जा रहा है। ये जो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के नाम पर, साले के नाम पर, जीजा के नाम पर जिस तरीके से अरुणाचल में कर रहे हैं, इस केस से आखिरकार हमको क्या सीख मिलती है देशवासियों को? यही सीख मिलती है कि इस देश के पूरा कानून व्यवस्था, पूरा सरकारी व्यवस्था चरमराई हुई है, और न्यायिक व्यवस्था भी काफी हद तक चरमराई हुई है, जिसकी वजह से ये सब होने दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल दिन दहाड़े ब्लेटेंट लूट है सरकारी पैसे की, लेकिन ये हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। प्रशांत जी, ऐसे मामलों में आप तो निरंतर दशकों से पैरवी कर रहे हैं, और जहां केंद्र सरकार भी एक तरीके से बिल्कुल उसकी इच्छा ना हो राज्य सरकार पर हाथ डालने की, ऐसे मामले में कितनी और समय लगेगा अदालत की तरफ से न्याय अ, हो पाए इस मामले में, ऐसा कुछ? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता चरमराई हुई है, लेकिन इस मामले में तो देखिए कोर्ट के सामने है, देखते हैं क्या होता है।
आपका दशकों का अनुभव है, और अगर आपको एक संदेश देना हो कि आखिरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार के भ्रष्ट गठजोड़ को रोकने का बहुत बेहतर उपाय और तरीका क्या हो सकता है? नहीं, लोगों को पहली बात तो सब सारे घोटाले को सार्वजनिक करना चाहिए। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ना कवर करे तो सोशल मीडिया के द्वारा। उसके बाद फिर इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। जैसे उस समय जब यूपीए की सरकार का भ्रष्टाचार हुआ था तो अन्ना आंदोलन हुआ था, उसी तरह के आंदोलन पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, वहाँ पर लोगों को उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। तो आखिर में एक संदेश हमारी आपकी वार्ता हुई है कि अरुणाचल के नागरिकों के लिए आपकी तरफ से कुछ संदेश? नहीं, मेरा संदेश यही है कि लोगों को ये सब भ्रष्टाचार का पता लगाकर उसको सोशल मीडिया पर उजागर करके और फिर इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ थे प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी ने न केवल अरुणाचल की बल्कि तमाम, आप देखें, अदानी और अंबानी के हाथ किस तरीके से देश के तमाम संसाधनों को हवाले किया जा रहा है और किस तरीके से देश को कर्ज में धकेल दिया, और बचाने के रास्ते क्या होंगे, उस पर भी अपनी राय रखिए। निरंतर हम कभी जब बेहतर समय होगा, अवसर होगा प्रशांत जी के पास, तो फिर कभी दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। प्रशांत जी ने आपने कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।